उत्तराखंड में गजब के हाल है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, भाजपा वाली, मगर अहंकार ही अहंकार है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर हुआ, उसके बाद सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया, उसमें एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है रितु खंडूरी जी का, जो विधानसभा अध्यक्ष है। वो शायद एकमात्र ऐसी विधानसभा अध्यक्ष होंगी पूरे देश में जिनके पुतले फूके गए, जिनको काले झंडे दिखाए गए, जिनका रास्ता रोका गया और जिनके खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है एक बहुत ही जाने माने चैनल आज तक को। और कमाल ये है कि उसमें वो जो बातें कह रही हैं, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि जो बातें पूछी जा रही हैं उनके तो जवाब उनके पास है नहीं, तो कैसे अपना पल्ला झाड़े और कैसे दोष दूसरों के ऊपर मढ़ दे, बस इसी का उनको ख्याल है कि कैसे इसको करना है। उन्होंने ये बड़ी अजीबोगरीब बातें करी और मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से प्रेरणा लेता है पूरा देश। और सदन जो है, उत्तराखंड का सदन जो है, उसको पूरा देश देखता है। पूरा देश तो देखता ही है उत्तराखंड का सदन, और जनता के सामने आपका व्यवहार क्या है ये भी देखा है पूरे देश की जनता ने, क्या दुनिया की जनता ने। 4-5 दिन का जो सत्र चला है उसको आप पूरा देखिए। 4-5 दिन का या केवल 4 दिन का? पूरा तो देखा ही है। जहाँ पर जिसने भी कुछ भी अपशब्द इस्तेमाल किए या कुछ ऐसी चीज की या हल्ला हंगामा किया, मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि सदन को डिग्निटी के साथ चलाएं और बिल्कुल हंगामा हल्ला ना हो। पिछली बार का आपने मेरा एक्सपीरियंस देखा होगा, जब गैरीसैंण में बहुत ज़्यादा इस तरह का वातावरण बना तो हमने कुछ लोगों को सस्पेंड किया था। लेकिन उसमें जो प्रोसेस है, ऑन माई ओन मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, तो सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि किसी का निष्कासन करिए या कोई भी बात करने को, तो ये सुनेंगी। ये बात इनकी इस बात से साफ हो जाती है। क्या कहा इन्होंने कहा कि यदि सरकार की तरफ से कहा जाएगा तो ही मैं ये कार्रवाई करूंगी। तो सरकार भाजपा की, तो भाजपा के विधायकों के खिलाफ तो ये कभी कार्रवाई करेंगी नहीं। ये तो खुद कह दिया इन्होंने, सुन लीजिए दोबारा से कि सरकार के मंत्री खड़े होकर इस चीज की बात कहते हैं कि आप उनको निष्कासित करिए। उसके बाद वो फिर मेरे पास आता है। ऑन माई ओन मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। सरकार जब प्रस्तावित करती है तब मैं इस चीज को करती हूँ। सुन लिया ना आपने, अब आगे चलते हैं। बहुत सारे अपशब्द मेरे लिए कहे गए। ठीक है, आप विरोध करिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है विरोध करना, लेकिन थोड़ा शब्दावली का ध्यान रखिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बहुत सारे अपशब्द कहे गए मेरे लिए, ठीक है, कि आप क्या कह रहे हैं, कि क्यों कह रहे हैं, एक महिला के लिए कह रहे हैं। किसने इनका विरोध किया? जनता ने इनका विरोध किया। और इन्होंने अगर विधानसभा के अंदर लखपत बुटोला जो बद्रीनाथ से विधायक है उनकी बात को नहीं सुना, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इनकी होगी या किसी और की होगी? खैर, उसके बाद महिला होने का विक्टिम कार्ड तो इन्हें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सशक्त स्थान पर एक सशक्त महिला जब बैठती है तो उसे इस कार्ड का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे भाजपा के लोग कोई बात कहते हैं तो मैं उनके सामने जाके कहूँ मैं एक महिला हूँ, आप मुझे इसलिए टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे ही छोटा करेगा। आगे सुनते हैं। जैसे आपने कहा 3 बार की वॉर जिसने लड़ी, उसे क्या क्या नहीं कहा गया, क्यों कहा गया, क्या 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 आप कहना चाह रहे थे? कि उस व्यक्ति ने भारत के लिए काम नहीं किया, उस व्यक्ति ने उत्तराखंड के लिए काम नहीं किया? क्या कहना चाह रहे थे आप? करिए, खूब विरोध करिए, लेकिन थोड़ी भाषा की गरिमा रखिए। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ जो शब्द मेरे पिताजी के लिए, मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए, पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए गए, मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन दुखद है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। विरोध पुरजोर तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा सभ्य तरीका हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपने सुन लिया। अब ये कह रही हैं कि मेरे पिताजी के लिए जिन्होंने जो बातें कही वो बातें नहीं कही जानी चाहिए। इनके पिताजी के लिए किसने क्या कहा? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सुना। बल्कि मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जब राज्य आंदोलन चल रहा था उस समय मेजर जनरल बीसी खंडूरी संसद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांसद थे।
और विपक्ष के थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी बातों को रखा था तो सबने ध्यान से सुना था। और मैं कांग्रेस से हूँ। एक डिबेट के दौरान एक भाजपाई प्रवक्ता को मैंने कहा था कि जब मेजर जनरल बीसी खंडूरी, हमारे मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने डिफेंस के बजट को बढ़ाने की बात करी थी, तो नरेंद्र मोदी जी को इतना गुस्सा आया कि अगले दिन ही उनकी छुट्टी कर दी। ये है चाल चरित्र चेहरा भाजपा का। ये बात अगर मैंने कही तो वो इसलिए क्योंकि देश के डिफेंस यानी कि सेना के शौर्य, सेना के बल, सेना को हिम्मत देने के लिए अगर हमारा कोई भी सांसद खड़े होकर बोलेगा तो हम उसकी आवाज में आवाज मिला के बोलेंगे। और ये बात सामने आई थी कि उन्होंने डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के जिसके वो अध्यक्ष थे वहां पर इस बात की मांग रखी थी, जो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अगले दिन उनकी छुट्टी कर दी। अब आगे सुनते हैं कि ये क्या कहती हैं, लेकिन एक बात साफ है कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी के बारे में किसी ने कोई अपशब्द नहीं किए। आम जनता की बात करूं तो उन्होंने भी नहीं करे। हाँ, भाजपा में आप लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले। बीते दिनों देखने को हैं वो प्रदेश के लिए जाहिर सी बात है अच्छे नहीं हैं। जिस प्रदेश में आज 25 साल में भी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, पहाड़ के लोगों के विकास की बात होनी चाहिए थी, एजुकेशन हेल्थ की बात होनी चाहिए थी, और जो पलायन हो रहा है रिवर्स पलायन की बात होनी चाहिए थी, वो एक कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई हो बन गई है। और उसमें जो कम्युनल और जो हेट्रेड की बात सामने आ रही है उसको लेकर भी एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हो गया है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना था यानी पहाड़ के लिए बना था, उस पहाड़ के विकास कैसा हो, उस पहाड़ का एनवायरनमेंट कैसे बचाया जाए। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित, थैंक यू। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप सारे घटनाक्रम को फरवरी से जो बजट सत्र के बाद हुआ उसको आप देख रही होंगी, तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से आप चीज़ों को देख रही हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। एज स्पीकर मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, मैं बार बार इस बात को बोलती आई हूँ। सदन कैसे ठीक से चले, सदन अनुशासित रूप में किस तरह से चले, ये पूरे 3 साल मेरा प्रयास रहा है। और हर बार मैंने यही प्रयास किया है कि सदन की गरिमा को किसी तरह से ठेस ना पहुंचे। अनुशासित तरीके से ठीक प्रकार से कैसे चले, यही मेरा प्रयास रहा है। इनको ये याद रखना चाहिए। ये बड़ी खुश होती है ये सुनकर कि लोग कहते हैं कि ये हेडमास्टरनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में कई बार आपको लोगों की बात सुनने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। और अगर आप कहते कि जी मैं डिसिप्लिन बनाने के लिए सबको चुप करा रही हूँ, तो आपकी तो पहले वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ, जब इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया अपना मत कि सरकार की तरफ से कोई पहल होती है कि ये कार्रवाई करी जानी चाहिए तो ही मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, वरना मैं कार्रवाई नहीं करती हूँ। तो आगे सुनते हैं ये क्या कहती है। अधिकार विधायकों को, जो सदन के हमारे सदस्य हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो वहाँ पर अपनी बात को रखें। मेरा हर बार निवेदन रहा है कि शब्दावली पर ध्यान रखें, अपने किस तरह से हाव भाव पर ध्यान रखें, क्योंकि आखिरकार आपको पूरा प्रदेश देख रहा है। आपको पूरा प्रदेश देख रहा है और आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और आपके हाव भाव से इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अनलेस कोई ऐसा कोई जेस्चर करे जो गलत हो। खैर, इनकी बातों का कोई मतलब यहाँ तक तो नहीं मिला। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से प्रेरणा लेता है पूरा देश। और सदन जो है, उत्तराखंड का सदन जो है, उसको पूरा देश देखता है। जो कुछ वहाँ पर होता है उसकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आती है, और देश से नहीं विदेश से भी आती है। तो 3 साल मेरा पूरा यही प्रयास रहा है कि हम सदन में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उत्तराखंड के जो सदन है उसको ठेस पहुँचे। इनका ये कहना कि इनकी ये कोशिश रही है कि सदन की गरिमा को ठेस ना पहुँचे पिछले 3 साल से। अभी मैं आगे आऊँगी भी और इस बात पे भी चर्चा करूँगी कि इन्होंने पिछले 3 साल में जो सत्र है वो कितने शॉर्ट चलाए। और ये कोई इनके टाइम पे नहीं है, ये आपके
प्रेमचंद अग्रवाल जी जब अध्यक्ष थे विधानसभा के तब भी ये हुआ। सदन 2 दिन से ज़्यादा तो 2-2.5 दिन से ज़्यादा तो चलता ही नहीं था। अब की बार विपक्ष के कारण ये 4 दिन चला, उसमें भी ये जानबूझ की कोशिश करते रहे और प्रेमचंद अग्रवाल अपने उसी गेम में फंसे। जब वो विपक्ष को एजिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, या जो सवाल आप लोग कई बार कहते हैं कि जब लखपत बुटोला जी के साथ अभद्रता हुई, वहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने करी और फिर विधानसभा अध्यक्षा ने जिस तरह से उनको चुप कराया, उसके बाद अगर इन्होंने वॉकआउट क्यों नहीं किया विपक्ष के नेताओं ने? भाई अगर वॉकआउट कर जाते तो आपके बाकी सवाल कौन पूछता? क्योंकि विधानसभा अध्यक्षा तो कहती कि भैया कोई पूछने के लिए है नहीं सवाल, इसलिए हम विधानसभा के इस सेशन को सिने डाए स्थगित कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता तो आपके सवाल ना आते और यही वो चाहते थे। फिर यही भाजपा वाले आते और कहते कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला कि 2 दिन का सत्र नहीं होना चाहिए, 4 दिन का होना चाहिए, इतना महंगा होता है, इतने पैसे लगते हैं, बिजनेस है नहीं, खर्चा होता है। मगर कांग्रेस वाले तो रुके ही नहीं, वो तो खुद ही वॉकआउट कर गए। तो वो जो चर्चा चाहते ही नहीं थे, एक तरफ कह रहे थे कि 4 दिन का सेशन कराओ और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, ये अगर वो कह भी दे तो ये तो साफ हो जाता है कि आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। सुनिए आगे ये क्या कह रही हैं। मैम, इसमें मैं आपसे 2 सवाल लूँगा। उस सवाल का पार्ट 1 ये होगा और पार्ट 1 ये है कि जो आप खुद को हेड मास्टर भी बुलाती हैं और आपको कहने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप बतौर स्पीकर आपने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये जो एपिसोड रहा उसमें ये कहा जा रहा है और जो वीडियोस भी जो सामने आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, कि प्रेमचंद अग्रवाल जो उस तत्कालीन मिनिस्टर थे वो पावर में थे, और जो पावर में थे तो आपने क्या उनको एक लीनियज दे दिया, एक आपने रिलैक्सेशन दिया, आपने तुरंत उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जब उन्होंने इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया? देखिए, ऐसा है, आप उस 4-5 दिन का जो सत्र चला है उसको आप पूरा देखिए। जहाँ पर जिसने भी कुछ भी अपशब्द इस्तेमाल किए या कुछ ऐसी चीज़ की या हल्ला हंगामा किया, मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि सदन को डिग्निटी के साथ चलाएं और बिल्कुल हंगामा हल्ला ना हो। गवर्नर के अभिभाषण के दिन भी हल्ला हंगामा हुआ, उस दिन भी आपने देखा होगा। प्रयास मेरा यही था कि शांतिपूर्वक सब हो। अगले दिन फिर हल्ला हंगामा हुआ। तो मेरा जो प्रयास रहता, देखिए मैं पक्ष विपक्ष को नहीं देखती हूँ, मैं वहाँ पर न्यूट्रल पद पर बैठी हूँ और मुझे ये देखना है कि सदन कैसे चल रहा है। सुन लिया आपने? ये कह रही हैं कि मेरा देखने का होता है कि सदन कैसे चल रहा है, मैं डिग्निटी के साथ सदन को चलाती हूँ। डिग्निटी के साथ सदन चला क्या? आप बताइए, डिग्निटी कहाँ थी? ये तो पक्ष वालों की बात पूछे ना, जो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में वो है जो अभद्रता की गई, जिसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी गई। और ऑफ कोर्स उसमें दूसरा कारण ये है कि महेंद्र भट्ट और उनके जो रिश्ते सामने आए, जिनका पर्दाफाश मैंने किया, उसके बाद तो इनका रहना नामुमकिन था। आगे सुनिए। गरिमा मेरा धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूं और मेरा जो धर्म और कर्तव्य बनता है वो ये है कि अगर पक्ष के लोग कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं या विपक्ष के लोग कुछ बातें ऐसे कर रहे हैं जो कि सदन में नहीं होनी चाहिए, उस पर मैं कदम उठाती हूं और उठाती रहूंगी, उठाती रहेंगी। जिस तरह से देखिए, आप कह रही हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, मेरा काम है कदम उठाना और मैं कदम उठाती रही हूँ और उठाती रहूंगी। क्या आपने सुना कि इन्होंने सेशन लंबा चलाया हो? क्या आपने सुना कि अगर पक्ष का यानी कि सरकार की तरफ से कोई विधायक कुछ बोल रहा है तो उसके खिलाफ भी आप वैसा ही आक्रोश और गुस्सा दिखाएंगी जैसे लखपत बुटोला जी के साथ दिखाया? क्योंकि यहाँ पे आपको याद करा दूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा कही गई अंट शंट की बातें अभी भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा, उसको हटाया नहीं इन्होंने सदन की कार्यवाही से। और इनका काम है केवल ये देखना कि विधानसभा के अंदर क्या होता है। तो भाई अगर गलत बात हुई है तो उसको रिकॉर्ड से क्यों नहीं निकाला आपने? बल्कि सौरभ बहुगुणा ने तो पिछले किसी सेशन के बारे में लिखा था कि वहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी ने बहुगुणाज को लेकर जो बंगाल से नाता उनका बता दिया था, वो वाली बात को उन्होंने विधानसभा में जब कहा था तो उसको रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। अगर इतनी पुरानी बात हो सकती है तो अब ये बात क्यों नहीं कि इनकी बात को, प्रेमचंद अग्रवाल की बात को आप रिकॉर्ड से हटाएं? ये सवाल का जवाब नहीं होगा इनके पास। सदन की गरिमा मेरा धर्म है,
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ और मेरा जो धर्म और कर्तव्य बनता है वो ये है कि अगर पक्ष के लोग कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं या विपक्ष के लोग कुछ बातें ऐसे कर रहे हैं जो कि सदन में नहीं होनी चाहिए, उस पर मैं कदम उठाती हूँ और उठाती रहूँगी और उठाती रही। पर जिस तरह से वो घटनाक्रम उस समय आपके सामने हुआ, आपके लिए शॉकिंग रहा था वो, और आपका बतौर अपनी पावर्स यूज़ करते हुए क्या आप उनको सस्पेंड कर सकती थी या बार कर सकती थी? देखिए, ऐसा है, सस्पेंशन तो मंत्री जब कहते हैं, पिछली बार का आपने मेरा एक्सपीरियंस देखा होगा जब गैरिसैंण में बहुत ज़्यादा इस तरह का वातावरण बना तो हमने कुछ लोगों को सस्पेंड किया था। गैरसैंण में कुछ लोगों को सस्पेंड किया था, और जब ऐसा वातावरण बढ़े तो मंत्री बताएंगे हमें कि किसको सस्पेंड करना है, तो ही हम करेंगे। यानी कि मंत्री बताएंगे कि किसको सस्पेंड करना है, विपक्ष के किस नेता को, अपने भाजपा के नेता को थोड़ी कहेंगे। लेकिन उसमें जो प्रोसेस है कि सरकार के मंत्री खड़े होकर इस चीज़ की बात कहते हैं कि आप उनको निष्कासित करिए, उसके बाद वो फिर मेरे पास आता है। ऑन माई ओन मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, सरकार जब प्रस्तावित करती है तब मैं इस चीज़ को करती हूँ। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी, मेरा पूरा प्रयास ये रहता है, देखिए मैं 11-12 घंटे बैठी हूँ और कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बैठी थी। मैं वहाँ इसलिए बैठती हूँ कि सबकी बातें आ सके। भाई, आपसे अगर आपको दिक्कत होती है वहाँ पे बैठने में 10-10, 12-12 घंटे, तो क्यों है विधानसभा अध्यक्षा आप? और अगर आप वहाँ पर बैठी हैं और किसी बात को कह रही हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है भाई, या तो पद मत लीजिए, पद लिया है तो रोना मत गाइए ना। और वहाँ पे बैठने के लिए आपको मेडल तो वैसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने किया है उसके लिए जो आपको मेडल्स मिल रहे हैं जनता की तरफ से, उसके बारे में सोचिए। प्रदेश के एक एक व्यक्ति जो वहाँ अपनी बात रखना चाहता है उसके लिए मैं वहाँ बैठती हूँ। आसान भी नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने ये जिम्मेवारी ली है, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, उस सदन का उसका मान रखना मेरा काम है। इसलिए मैं बैठती हूँ कि सबकी बात हो सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए मेरे लिए ये है कि वहाँ डिसिप्लिन रहे। हम कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे किसी को भी, उत्तराखंड में किसी को भी ठेस पहुंचे। मतलब इनको ये कितनी विरोधाभासी बोल रही हैं बातें। भाई, अगर आप वहाँ बैठी हैं तो हमें भी पता है कि आपका कर्तव्य है, लेकिन आप तो खुद कह चुकी है कि जो मंत्री होते वो खड़े होके बोलेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो तो ही मैं करती हूँ, मैं उसके पहले कर ही नहीं सकती। खैर, अब सुनते हैं अगला सवाल। हमने इसके बाद चीफ मिनिस्टर से बात की कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, या जो हायर अथॉरिटी है आपकी सेंटर में। ऐसा है, सीएम साहब भी पूरे प्रकरण में वहाँ पे थे। उन्होंने जो निर्णय लेने थे वो मंत्री जी और उनके बीच में निर्णय अवश्य होंगे। कितनी आसानी से हाथ धो लिए, कहा कि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने पूरा प्रकरण देखा, इसलिए उनको जो निर्णय लेने थे वो ले लिए। तो मतलब विधानसभा अध्यक्षा का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अगर एक्शन लेना था तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री लेंगे। बताइए, है ना कमाल। और जिस तरह का माहौल सदन में था वो सब उसके साक्षी थे, तो वो सब देख रहे थे इन चीज़ों को। फिर लखपत सिंह भुटोला की बात आती है, जब उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए तो आपको एकाएक करके गुस्सा आ गया और आपने उनको बैठने के लिए कहा, जिसके बाद वो रोष होकर बाहर चले गए। इसको लेकर भी आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी से कुछ नहीं कहा देन एंड देयर, और उसके बाद आपने लखपत भुटोला के ऊपर इस तरह से गुस्से का इजहार किया। तो ये एक आपको लगता है कि कहीं बायसनेस नहीं हुई? देखिए, मेरा नेचर नहीं है कि मैं कोई बायसनेस करूं, और मैं इस तरह का काम, मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। मेरा नेचर नहीं है कि मैं ऐसे बायसनेस करूं, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं बायस्ड हूँ। आप तो पूरी तरह से बायस्ड है, खुद ही कह रही हैं कि जब तक सरकार के मंत्री नहीं कहेंगे कि आप किसी विधायक के ऊपर कार्रवाई करो तो आप करेंगी नहीं। आपने लखपत भुटोला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से बात करी, वो तो पूरे राज्य ने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन और वो रिकॉर्ड में है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि मेरे संस्कार में बायस नहीं है, तो फिर संस्कारों पे सवाल होंगे ना। तो संस्कार तो माता पिता से जुड़े होते, खामखा उनको क्यों ला रही हैं? लेकिन उसके लाने का कारण है, आपको सिंपैथी चाहिए, और कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कैसे कि मैं बायसनेस किसी के भी प्रति करूं। और अगर इस तरह की बात हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूं।
माननीय सदस्य को 4-5 दिन में अगर आप चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे कितना समय उनको दिया, कितनी बार उनको बोलने का समय दिया, कितना मौका उनको हम लोगों ने दिया बोलने का। उस दिन सुबह भी उनको मौका दिया गया। अब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे मुझे इतना ज्ञान नहीं है। आपके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 19 तारीख को 5 मिनट उन्होंने बोला और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन 14 मिनट के करीब उन्होंने बोला। अगले दिन भी 22 तारीख को जब आप नाराज़ हुई थी तब भी उन्होंने 15 मिनट बोला और जो विपक्ष है उनको 4 घंटे के करीब बोलने का मौका मिला था। ये तो आपके रिकॉर्ड बता रहे हैं। जी बिल्कुल मेरे रिकॉर्ड हैं और मैं देखिए किसी को भी नहीं बोलने से मेरा अधिकार नहीं, मेरा काम उनको बोलने देना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गरिमा रखनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी बात कह दी थी, मंत्री जी ने जवाब दे दिया था, उसके बाद वो बैठ गए थे। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की दोबारा से फिर उन्होंने शुरू किया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्या हो गया था कि दोबारा उन्होंने शुरू किया। आपको भी पता है ना कि क्या हुआ था, आपको भी पता है ना कि प्रेमचंद अग्रवाल जी आक्रोश में आ गए और गुस्से में गाली वाली देने लग गए। तो इस कारण से जो कुछ भी हुआ ये विधानसभा अध्यक्ष के आंख के सामने हुआ। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो गुस्सा हो गए। ऐसा क्या हो गया, मतलब जो गाली दी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने वो नहीं दिखाई दिया इनको तो कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार ही नहीं है। आगे सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। मेरी तरफ उंगली दिखाई हो तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिसिप्लिन रखना और मैं खड़ी रही जब देखिए जब आप किसी ऐसे स्थान पर बैठते हैं जो आपको एक अलग स्थान पर पहुंचा देती है और आपके सामने बाकी सब जो है एक समान होने चाहिए, तो वहाँ पर इस तरह की बातें करना क्या इनको शोभा देता है कि मेरा काम ये है, मेरे संस्कार ये नहीं वो है और मैं ऐसा करती हूँ। कागज फाड़े, मेरी तरफ उंगली दिखाई हो, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिसिप्लिन रखना। और मैं खड़ी रह के जब स्पीकर खड़ा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्रेशन दिखा रहा है, वो अपनी बात को रखने के लिए ये बताना चाह रहा है कि भाई स्पीकर खड़े हो गए, अब आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए। इफ़ द स्पीकर इज ऑन द फीट, अगर आप पुरानी कार्रवाई देखेंगे दैट मीन्स कि सारे जो चाहे वो संसद में हमारे सांसद हों चाहे विधायक हों, उनसे रिक्वेस्ट स्पीकर कर रहा है कि अब मैं खड़ा हो गया तो आप बैठ जाइए। इस तरह की चीज़ों का ध्यान बहुत हमें अवश्य रखना चाहिए। है ना कमाल कि भाई स्पीकर अगर खड़ा है तो सबको बैठ जाना चाहिए। लोकतंत्र है, विरोध तो होता है और जब विरोध होता है तो वेल में भी जाया जाता है, वॉकआउट भी किया जाता है और खड़े होके जवाब भी दिया जाता है। और अगर आप बात करेंगे आज की और जो पहले होता था, तो पहले की चीज़ों को तो वैसे भी नहीं मानते। ये लोग कहते ही हैं कि नेहरू जी को तो पता ही नहीं थी क्या किया उन्होंने, सारा गड़बड़ कर दिया, उनको तो आता ही नहीं था कुछ भी। तो अब अगर ये कहा जाएगा कि पहले ऐसा होता था अब नहीं होता है, तो भैया ये सब कुछ आप ही का करा धरा है, भाजपाइयों का करा धरा है। सीधे संसद से लेकर विधानसभा तक जो कुछ आपके प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है, जो ट्रोल आर्मीज छोड़ी हुई है, जो गालियां आपकी ट्रोल आर्मीज देती है लोगों को, उसके बाद आप ये अपेक्षा रखें कि सब आपकी सुने। ज़बरदस्ती करके आपका अहंकार नहीं चलने वाला और ज़बरदस्ती करके आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी सुन लेते हैं। मैम ये जो पूरा एपिसोड हुआ, चाहे 21 तारीख की बात करें या 22 तारीख के अगले दिन की बात करें, आपको ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा उस समय अनर्थ हो गया हो और आप कुछ नहीं कर पाए, चाहे जो भी घटनाक्रम रहे हों, जो भी कंडीशंस रही हों, कि आप कुछ कर सकती थी लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि आप कुछ नहीं कर पाई और ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए सिचुएशन में जैसा आदमी करता है मन से करता है, कोई सोच के आदमी नहीं करता है। मन से करता है, सोच के नहीं करता है। अरे आप विधानसभा अध्यक्षा हैं या विधानसभा के में इमोशनल बातें कर रही हैं, आपको सोच के करना पड़ता है बहन जी। आप कह रही हैं आप सोच के नहीं करती हैं, आप दिल से करती है शायद। अजीब है कि मुझे ये करना है। और वो राजनीति, मैं बार बार कहती हूँ, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। बार बार कह रही हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है जी, ये राजनीति का ही अखाड़ा है। यही वो स्थान है विधानसभा जहाँ पे विपक्ष बोलता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर ये भाजपाई और संघी विश्वास नहीं करते। ये पुस्तक देख रहे हैं ना आप, ये बंच ऑफ थॉट्स, ये बताता है कि इनके दिमाग में ही एक सड़न होती है भाजपाइयों और संघियों के, क्योंकि आपने जो मन में बना रखा है ना वो परसेप्शन, उसी के हिसाब से आपको चलना है। पर चलिए
कोई बात नहीं, आप सीख राजनीति हम जाइएगा। सब कर रहे हैं। राजनीति हम सब कर रहे हैं, लेकिन अखाड़ा नहीं है, चौराहा नहीं है। राजनीति कर रहे हैं, अखाड़ा नहीं है, चौराहा नहीं है। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संसद वो जगह है जहाँ पे विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करता है, और राज्य में वो जगह तो ऑब्वियसली विधानसभा है। शायद इनकी समझ थोड़ी कम है। वहां पे आप अपनी शब्दावली, अपने हाव भाव का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ये भाजपाइयों को नहीं समझा सकते। जब प्रेमचंद अग्रवाल बार बार कह रहे थे विपक्ष के नेताओं को, तुम तो कभी नहीं आओगे, तुम तो आए नहीं, अब कभी नहीं आओगे, तब आपको ध्यान में नहीं आया रितु खंडूरी जी? क्या आप उनको कहती कि इस तरह की बातें ना करी जाए, क्योंकि ये अमर्यादित है। आप विपक्ष को कह रहे हैं, वो भी उस स्थान पर जहां पे विपक्ष का अधिकार है। सरकार के पास सत्ता होती है, आप सचिवालय में बैठते हैं, मगर विपक्ष के पास एक ही जगह होती है बोलने के लिए, जिसके लिए आप पूरे साल में 8 दिन मात्र देती हैं। इस बार के 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 10 दिन हो जाएंगे। आप उनकी बातों को जब सुनती हैं तो ये मत भूलिए कि उन्हें कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा सिखा रही हैं, कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं। आज के ज़माने को देखिए कि आपके नेता किस तरह से बात करते हैं। आप ज़रा संसद की कार्यवाही को देखिए और तब बोलिए ऐसी बात। अपने नेताओं को समझा नहीं सकती और कांग्रेसियों को आप क्या क्या बातें बता रही हैं, कौन सा राग अलाप रही हैं, कौन सा प्रवचन दे रही हैं भाई। राजनीति करें लेकिन एक सभ्य तरीके से। एब्सोल्युटली, चौराहा नहीं है। आप राजनीति करने के लिए आए हैं। अगर आप राजनेता हैं तो आप राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति का मतलब यह है कि हम अपनी राजनीति का लेवल कुछ और कर दें। अब कह रही कि राजनीति करना है आपने, क्योंकि आप आप राजनीति में। शी इज अटरली कंफ्यूज। इन्हें पता ही नहीं कि जो विपक्षी विधायक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये उनके साथ न्याय क्या करेंगी। क्योंकि पिता मुख्यमंत्री बने, मेहनत से बने, फौज में थे, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, सांसद बने, उसके बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने। मगर हाँ, कैसे उन्हें कमज़ोर किया गया था वो हम सब ने देखा। निशंक जी ने उन्हें कितना परेशान किया, उसके बाद उन्हें हटाकर निशंक जी को बनाना पड़ा, उसके बाद दोबारा से उनको लाया गया। लेकिन भाई कमाल ये है कि कुछ भी बोल दो क्योंकि टैक्स नहीं लगता। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें तो ये तो बहुत दुखदाई है कि उत्तराखंड के सदन में इस तरह की चीज़ों को हमने देखा। बहुत दुखदाई है, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात उत्तराखंड की है, उत्तर देवभूमि की है। मैं उत्तराखंड की हूँ और मुझे चिंता उत्तराखंड की है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बार बार मैं उत्तराखंड की हूँ, हम देवभूमि के हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। भैया मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपके नेता कैसी बातें कर रहे हैं। आपका मंत्री बिना तैयारी के चला आता है, आके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास जवाब नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी खेती किस टाइप की है, और आप उम्मीद कर रही हैं कि केवल जो विपक्ष है वो रूल्स को फॉलो करे, वो भाषा की मर्यादा के बारे में बात करे। हाँ, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए। ये होता है अनबायस्ड तरीका। लेकिन आप तो अपने आप को अनबायस्ड समझती हैं। अब हम तो जो आपका व्यवहार है उसका जनता आकलन कर चुकी है, जनता कह रही है कि आप बायस्ड है। आपको भी मैंने कहते हुए सुना 2 बार, चाहे आप गैरसैंण गई हों या फिर देहरादून में भी, आपको खुद कहना पड़ रहा है कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। आपके फादर मेजर जनरल खंडूरी 3 टाइम वॉर वेटरन रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, तो आपको क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, उस वक्त मैंने कहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत कुछ चला, बहुत सारे अपशब्द मेरे लिए कहे गए। ठीक है, आप विरोध करिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है विरोध करना, लेकिन थोड़ा शब्दावली का ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं, कि क्यों कह रहे हैं। एक महिला के लिए कह रहे हैं, एक भारत के नागरिक के लिए आप ये बात कह रहे हैं, क्या ये जायज़ है? बहुत गुस्सा हो सकता है, बिल्कुल आप गुस्सा करिए, आपका अधिकार है वो, उसको मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप विरोध नहीं करिए, आप खिलाफत मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा सा शब्दावली की गरिमा रखिए। वैसे तो खिलाफत शब्द ही गलत बोल रही हैं। ये खिलाफत का मतलब वो नहीं है जो ये सोच रही हैं। विरोध का मतलब खिलाफत नहीं होती। खैर अब ये कह रही हैं कि
सोशल मीडिया में बहुत कुछ कहा गया। एक जगह पे इन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैं तो सोशल मीडिया देखती नहीं। आप सोशल मीडिया देखती हैं नहीं, अब ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो देखती हो या ना देखती हो, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि आप जिन बातों को कह रही हैं कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, तो भाषा की मर्यादा की तो बात कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कौन सा मर्यादित बयान दिया था? आपने क्या कार्रवाई करी उनके खिलाफ? ये बोल देना कि मुख्यमंत्री वहाँ थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री ने जो करना होगा वो कर लिया, ये तो काफ़ी नहीं है। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है कि सदन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप सर्वे सर्वा हैं। लेकिन आप तो मोदी जी के बारे में बोलने लगी। एक जगह पे आपने कहा था कि मोदी जी के विजन को आगे ले जाना। ना ना, आपको मोदी जी के विजन को आगे नहीं, आपको राज्य के विजन को आगे ले जाना, आपको मुख्यमंत्री के विजन को आगे ले जाने की बात अगर आपको कहनी थी तो वो कहनी चाहिए थी। बाकी आपने जो कहा वो सभी कुछ गलत था। देखिए, जैसे आपने कहा 3 बार की वॉर जिसने लड़ी उसे क्या क्या नहीं कहा गया, क्यों कहा गया? अब देखिए, ऑलमोस्ट रुआसी हो गई कि 3 बार के वॉर वेटरन जो है उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। अपने पिताजी के लिए कह रही है मेजर जनरल बीसी खंडूरी, उनका इतना सम्मान है, कोई उनके बारे में क्यों कोई उल्टी बात कहेगा? अगर किसी रैंडम बंदे ने सोशल मीडिया पे उनके लिए कुछ कहा भी होगा तो मतलब अपने आप को, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेजर जनरल खंडूरी को ये बात पता चलती, तो इस बात को तवज्जो भी देते। मगर क्या करें, आज के नेताओं में रोने धोने की प्रवृत्ति ज़्यादा, और ख़ास करके मोदी जी के तो जितने भक्त नेता हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और मतलब सोशल मीडिया पे भी देखे जा सकते हैं, कई बार उनकी वीडियोज़ और वायरल होती हैं जहाँ वो रोने लगते हैं। रोने धोने का काम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए सुनते हैं आगे क्या कहा इन्होंने। क्या 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 आप कहना चाह रहे थे कि उस व्यक्ति ने भारत के लिए काम नहीं किया, उस व्यक्ति ने उत्तराखंड के लिए काम नहीं किया? क्या कहना चाह रहे थे आप? करिए, खूब विरोध करिए, लेकिन थोड़ी भाषा की गरिमा रखिए। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ जो शब्द मेरे पिताजी के लिए, मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए, पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए गए, मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन दुखद है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। विरोध पुरजोर तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा सभ्य तरीका हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब आप बताइए कि क्या इनके परिवार को किसी ने कुछ कहा? इनको कहा जा रहा है, मगर दिस इज नोन एज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। स्टॉप डूइंग दैट। अभी आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें जो एक बीज कह सकते हैं, उस समय तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद जो एक तरह से कह सकते हैं फूटा, बोया तो नहीं गया कह सकते हैं, लेकिन फूटा, वो बीज जो है वो नफ़रत का पेड़ बन रहा है, जिसमें दो तरह के लोग आमने सामने हैं। उत्तराखंड में इस तरह का माहौल कोई सोच नहीं सकता, और लोगों को कैसे एकजुट लाया जाएगा इस पर आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप भी देख रहे हैं। देखिए, ऐसा होगा नहीं। उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे यहाँ नहीं होगा। हम टूटने वाले नहीं हैं। हम इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखते हैं। हम उस धरती, उस मिट्टी के हम हैं जिस मिट्टी में प्रेम, प्यार, एकजुट होकर रहना सिखाया जाता है बचपन से। हमारे घर में, हर एक घर में एक सैनिक है, उस सैनिक को अपना जीवन बलिदान देने की शिक्षा बचपन से मिलती है। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत कुछ दिन का माहौल है, लेकिन इस तरह की चीज़ मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड में नहीं होगा। इन्हीं की पार्टी माहौल खराब कर रही है और ये कह रही है कि हाँ उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमारी पुरजोर कोशिश है, क्योंकि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर या गोडसे के नहीं। महात्मा गांधी ने बताया था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह करो और आपसी सौहार्द, भाईचारा, प्रेम बना के रखो। मगर आप लोग तो बंटवारों की बात करते हो। जो बंटवारा वो नहीं चाहते थे कि हो, जो मजबूरी में हुआ, उसकी बात तो करते हो, लेकिन देश के अंदर जो है उनको भी विभाजित करते रहते हो। आगे सुनिए। मैम, बतौर विधायक आपसे जानना चाहता हूँ, बतौर स्पीकर नहीं, जो इस समय आपकी पार्टी का स्टैंड है, जो ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप एक मॉनिटरिंग या फिर एक वॉचिंग फेज में हैं। आप सिर्फ पार्टी जो है या गवर्नमेंट जो है घटनाक्रम देख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, कोई अपॉलॉजी अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो वो नहीं आ रही,
उसको लेकर आप क्या सोचते नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। बहुत हमारे पहले तो सीएम साहब ने इसको तुरंत ही उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के हैं, हमें इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड की आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत इस बात को कहा और सरकार के बहुत से मंत्रियों ने, विधायकों ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहा है, जिसमें उन्होंने इस बात की चिंता की है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे स्टेट में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रही है और इस पर रोक लगेगी। अब सुन लिया आपने, मतलब ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं। अरे किसने कहा था? विभाजन की बात किसने करी? पहले हिंदू मुसलमान, फिर पहाड़ प्लेन आपके विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा। तो झूठ मत बोलिए जनता से, जनता सब जानती है, जनता पहचानती है। और जनता ये पूछ भी रही है कि ये हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको। ये पूछ रही है जनता कि ये विभाजन की राजनीति, ये पहाड़ प्लेन करने की क्या ज़रूरत। उसके बाद कहना कि नहीं ऐसा नहीं है और हम तो सब एक साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो कार्यवाही बता दीजिए क्या करें। महेंद्र भट्ट जी जो जनता को सड़क छाप बता देती है, जो आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि जल्द उनका जाना तय है, क्योंकि एक गया है, ये दूसरा विकेट बाकी है। तीसरी विकेट रितु खंडूरी जी, वो भी अभी बाकी है। पता है कि उन्होंने मैनेज कर लिया, उन्होंने डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक कर लिया। उनकी तस्वीरें भी दिल्ली से आई थी। लेकिन जनता जब आप अपने पे आती है तो जिसको हटाना हो उसको हटा के ही छोड़ती है। अभी बीच में आपको लोगों के बीच में भी देखा गया था, उसमें आपने गढ़वाली गाने पर डांस भी किया। कुछ लोग कह रहे थे कि आपका पब्लिसिटी डैमेज कंट्रोल स्टंट है, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन जो आपका मेन एक बार इशू सामने आया था, जिसमें आपने तत्कालीन सेक्रेटरी को फ़ोन किया था रंजीत सिन्हा को, और आपने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी, वो पुल आज तक नहीं बन पाया है। उसका आप फॉलो अप कैसे कर रही हैं? और बाकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो असेंबली में है, क्या उन्हीं की भी कंडीशन यही है? ऐसा है, कोटद्वार में जो मालन पुल गिरा था, उसके पिलर्स गिरे थे और उसके बाद जब पिलर्स गिरे, देयर वाज अ रीज़न क्यों वो हुआ। उस रीज़न को, क्योंकि रिवर है और जब आती है तो बहुत तेज़ आती है और भयानक लगती है जब मालन आती है। तो मेरा मन में ये था कि हम इसकी डिज़ाइनिंग अब ऐसे कराएं कि इसमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी को तो यूज़ किया जाए, अगर उसी को रिपेयर हमें करना है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। हम IITs के पास गए और फाइनली हमारे पास बनारस IIT अग्रीड कि हम आपको इसकी डिज़ाइनिंग करके देंगे और आप इसको उस हिसाब से बनाए। तो उसमें टू एंड फ्रो में थोड़ी दिक्कत हुई। ये एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन मेरे को अगर याद आ रहा है तो एक खनन एक बड़ा मुद्दा था, आपने इस पर नाराज़गी भी जताई थी कि खनन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खा रहा है। तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ने क्या आपको रिपोर्ट दी है उसके बारे में? देखिए, उसके बाद भी तो हुआ। जब आपने सुना, जब पुल उस वक्त गिरे तो सरकार के माध्यम से ये कहा गया ना कि 200 मीटर तक आप खनन नहीं कर सकते। वो रूल्स निकले, पहले 500 कहा गया, फिर उसको 200 किया गया। तो ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं होती है, हम लोग सब चिंतित रहते हैं। और मालन का जहाँ तक सवाल है, 26 करोड़ सरकार ने दिए। मैं तो धन्यवाद करूंगी कि एक पुराने पुल को ठीक करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि हमें इतना बड़ा अमाउंट देना है, और उस अमाउंट के बाद उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने स्लैब्स को डैमेज नहीं किया। जो एक स्लैब डैमेज हुआ था, बाकी स्लैब्स को हमने स्लाइड करते हुए, विच इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो उत्तराखंड में इस्तेमाल की गई है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हुआ। क्या कमाल है ना। जिस पुल के बारे में इन्होंने फ़ोन किया एक अधिकारी को, रंजीत सिन्हा को, और उन्हें कहा कि भैया ये पुल बन जाना चाहिए, वो अब तक नहीं बना, पिछली बारिश में भी नहीं था बना हुआ, और लोगों में आक्रोश है। उसके बारे में कह रही हैं कि ये डिज़ाइन वहाँ से लाना, वहाँ से लाना। आप सरकार में हैं, ये बहानेबाजी कहाँ तक चलेगी? यानी कि अब चुनाव आने वाले, इसलिए करके दिखाना पड़ेगा, वरना एंटी इनकम्बेंसी मार गई, मार गई, मार गई। ये है कहानी। मैं फिर भी कोटद्वार की जनता को नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वो मेरी बात जहाँ सुनते हैं, वो मानते हैं इस बात को। अब ये बात कि कोटद्वार की जनता मेरी बात को मानते हैं, आप क्या कोटद्वार की जनता की बात को मानते हैं? टीचर बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हेडमास्टर नहीं बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधानसभा में बन रही हैं, अब कह रही हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आप उनसे अपनी बात को मनवाती हैं। अरे उनकी बात भी कभी सुन लीजिए। आप
उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उनकी मॉनिटर नहीं, उनकी प्रिंसिपल नहीं। बिल्कुल देरी हुई है, मैं भी मानती हूँ कि 6 महीने देरी हुई है उस चीज़ को, लेकिन मेरा एक ईमानदार प्रयास था और ये प्रयास था कि एक अच्छी चीज़, 26 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है इस छोटे से प्रदेश के लिए, एक पुल के लिए, एक पुराने पुल को दोबारा से बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कोटद्वार में पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। जो पत्रकार आपसे भी आके सवाल पूछते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये केस लग गया, वो केस लग गया। वहाँ पर पुलिस एक व्यक्ति को 12 दिन तक नहीं पकड़ती जिसने एक्सीडेंट किया और एक बच्ची की हत्या कर दी, और चाहे वो एक्सीडेंट में ही उसकी मौत हुई। लेकिन आप पुलिस को हिदायत देने की नहीं सोचती, आप उस माँ के पास तुरंत जाने की नहीं सोचती। चलिए आपके पास टाइम नहीं होगा, इलेक्शन भी चल रहे थे, लेकिन उससे ध्यान आता है कि आप भाजपा के कार्यक्रमों में जाती रहती हैं, तो आप नॉन बायस्ड कैसे हुई? आप एक ऐसे पोस्ट पे बैठी हैं जहाँ हर पार्टी के लोग आपके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा है क्या? अगर आप पार्टी के कार्यों में अपना योगदान देती हैं, तो आप कैसे हुई अनबायस्ड? उस पैसे का पूरी तरह से यूज़ हो और फ्यूचर में इस तरह से चीज़ें ना हो, इसलिए नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो। किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किस तरह से चीज़, इसमें हमने IITs की मदद की। तो एक ये सोच थी मेरी उसमें। ऑफ कोर्स वी आर लेट, हम काफ़ी लेट हुए उसमें, 2 बरसातें बीत गई हैं, लेकिन हम बहुत होपफुल हैं कि अप्रैल में वो पुल हमारा चालू होगा। आप इस समय सिचुएशन आपने देखी होगी, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं अप्रैल में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेकिन एक बार फिर से मानसून आने वाला है और उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले, डेफिनेटली उससे पहले हो जाएगा। हाँ, एक जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इस समय जो दौर चल रहा है, इससे उबरने के लिए उत्तराखंड क्या करे? देखिए ऐसा है, मैं आम जनता के बीच में पहले भी रही हूँ, अभी भी जाती आती रहती हूँ, और सबका ये मानना है कि हमें विकास की बात करनी है, हमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। अब ये जो बातें कह रही हैं ये असली मुद्दे हैं, असली समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, और विकास आपके तरीके का जहाँ पर्यावरण नष्ट हो, जिसको आप लोग रोकते नहीं। तो आप जिन बातों को मुद्दे बता रही हैं उनके बारे में केवल बात करने के लिए ना कहिए, ये भी कहिए कि जो सवाल आ रहे हैं उनका सल्यूशन, उनका समाधान भी हो। लेकिन ये तो आपसे कहा नहीं जाएगा क्योंकि सरकार तो भाजपा की है और आम जनता इसके साथ चल रही है। जो विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें मिली है, नई सोच है कि हम विकास की आज बात करते हैं, हम जनता के बीच में विकास को लेकर जाते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट हुआ है। मैं तो रोज़ ही हूँ जनता के बीच में, चाहे कोटद्वार हूँ, चाहे प्रदेश के अन्य जगहों पर हूँ, वहाँ इस बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हम इस तरह की चीज़ें, भू कानून ला रहे हैं। हम ये बता देंगे कि भू कानून ला रहे कह रही हैं। अरे भाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आप ही के मुख्यमंत्री थे, भाजपा से थे। उन्होंने भू कानून का सत्यानाश किया, और अब की बार जो भू कानून लाया जा रहा है उसमें आपके उधम सिंह नगर और हरिद्वार को बाहर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का भू कानून है? और UCC की आप बात कर रही हैं, तो मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनके अंदर डर फैलाया जाए, कैसे उनके खिलाफ बोलकर ध्रुवीकरण करके राजनीति करी जाए, लोगों को विभाजित किया जाए, ये है आप लोगों का एजेंडा। इसलिए आप जब UCC की बात कर रही हैं तो आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारे सवाल हैं, और रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो है भाजपा, और वही आप सपोर्ट करती हैं, वही आपकी विचारधारा है। UCC ला रहे हैं, हम शिक्षा को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, हम होम स्टेज की बात कर रहे हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम जनता का, लोगों का विकास चाहते हैं। कितनी झूठी हैं ये। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक होम राशन के कार्य में लगा हुआ है, जिससे बच्चों के अंदर मेल न्यूट्रिशन उत्तराखंड में पूरी तरह से समाप्त हो गया। मगर ये बढ़ गया अब, क्योंकि टेक होम राशन स्कीम जो चलाया जाता था SHGs या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उसको बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे यहाँ क्यों बंद है ये बताइए।
तो ये एक फैक्टर मुझे दिखता है। एंड मैं अगर सिर्फ कोटद्वार की बात करूं, लोकसभा हो में पहला मैं जीती, फिर लोकसभा में हम जीते, अब हम मेयर को जिता के लाए, 8 वार्ड मेंबर्स हमने जीते थे, इस बार हम 18 जीत के आए। तो ये जो विचारधारा है, जिस सोच के साथ हम सब चल रहे हैं, उस विचारधारा का अप्रिसिएशन है, और वही विचारधारा, वही सोच उत्तराखंड को और अच्छे से विकसित करेगी। मतलब 24/7 365 डेज चुनाव, और चुनाव में हमारी जीत होती है, इसलिए हम जो करते हैं वो सही करते हैं। यही तो है इनका मतलब। इसीलिए तो जब सत्ता में किसी को लाते हैं तो प्रचंड बहुमत का यही नतीजा होता है कि अहंकार नस नस में घुस जाता है, जैसे इनके। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आखिरी क्वेश्चन था लेकिन उसमें ऐड कर रहा हूँ। आपसे मैंने बात की थी जब फरवरी में बजट सेशन शुरू हो रहा था और आप विधानसभा को पेपरलेस करना चाह रही थी। तब भी हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप विधायकों को टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस कर रही हैं, लेकिन उनकी बेसिक हाइजीन का क्या होगा? और वो दौर हमको देखने को मिला। और उसके बाद भी जो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो तमाम नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, बाहर कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो शब्दावली है उस पर रोक कैसे लगेगी, कैसे इस पे पार पाएंगे? देखिए, ये तो हमको खुद विचार अपने आप करना होगा, अपने को विचार करना होगा कि हम किस तरह से अपने को जनता के सामने रखते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बचपन से हमने तो घर से सीखा है, स्कूल से सीखा है, मॉरल साइंस क्लासेस होती थी। अब है ना कमाल कि अपने आप आपको सीखना है। और अब ये सुन लीजिए, कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो मॉरल साइंस क्लासेस होती थी। अरे भैया, कौन सी वाली मॉरल साइंस क्लासेस होती थी? वही वाली ना जिसमें ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में सिखाया जाता था क्या सही क्या गलत। मगर उसको तो कहते हैं कि मॉरल साइंस क्लासेस जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स में ज़्यादा होती थी। तो ये सब जो विभाजन की राजनीति है ये आप ही की पार्टी से आता है। और उस मॉरल साइंस को क्यों मानेंगे आप? वो थोड़ी है मॉरल साइंस। जितनी मोरालिटी कर लीजिए उतनी ज़्यादा अच्छी मॉरल साइंस होगी आपकी। उनके माध्यम से हमने सही गलत चीज़ों को सीखा है। तो इट स्टार्ट्स एट होम। हमें घर से शुरू करना होगा, स्कूली बच्चों के साथ शुरू करना होगा, जहाँ ये बताना होगा इट इज़ नॉट ओके टू यूज़ फाउल लैंग्वेज। नहीं सही है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे शब्द, क्योंकि आम भाषा हो गई है। मतलब मुझे भी काफ़ी आपको भी कोई स्कूल शुरू करने की जरूरत है? मुझे क्या स्कूल शुरू करूँगी? मैं अपने को ठीक रख सकूँ, अपना व्यवहार अच्छा रख सकूँ, अपनी शब्दावली की जो चयन है वो अच्छी कर सकूँ, अपने हाव भाव अच्छे रख सकूँ, और उसी से मैं चाहूँगी कि अगर कोई थोड़ा बहुत देख के कुछ किसी को फ़ायदा होता है तो मैं वो ही कर सकती हूँ, उतना ही कर सकती हूँ। मतलब जो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो। इतना ज्ञान कहाँ से ला रही हैं आप? इतने ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। लेकिन आपकी बातों से साफ है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कह क्या रही हैं। साथियों, यही दोहरा चरित्र है भाजपाइयों का। और विधानसभा अध्यक्ष जो होती हैं वो सबकी होती हैं, और उनको बिल्कुल पक्षपाती रवैया उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी बातों से आपने सुन लिया कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कहना क्या है। इसलिए इस पक्षपाती रवैये के कारण ही वो आज तक उमेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अब इस मैटर को इसीलिए लंबा खींचा जा रहा है कि उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए, यही तो कारण था। और दूसरा मैटर था जयराज कमेटी। जयराज कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है मैडम? जयराज कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है अध्यक्ष महोदय? आपको ये बताना होगा। और मुकेश सिंघल इस वक्त कहाँ है? जिनकी बैकडोर नियुक्ति उन्होंने करी थी वो तो खैर बाहर निकाल दिए गए, लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल के समय के लोगों को भी आपने जो बाहर निकाला, उसमें सवाल ये उठता है कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी के समय के लोगों को आपने हाथ क्यों नहीं लगाया? तब भी तो यही प्रक्रिया चलती थी। है ना कमाल आपका? ये कमाल केवल आपका हो सकता है क्योंकि आप पूरी तरह से पक्षपाती हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके और बता सके सच्चाई भाजपा की विधानसभा अध्यक्ष का और विधानसभा अध्यक्ष के चाल चरित्र और चेहरे भाजपाई वाले उसका।